अब बारी आती है साइकोलॉजी की जर्नी को समझने की, जहाँ पर हम कई सारे पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टल्ट, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात भी हम इसमें करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में फोकस रहता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर, फंक्शनलिज्म में फंक्शन ऑफ माइंड पर कि क्या जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू सर्व कर रहा है हमारे सर्वाइवल में या नहीं। गेस्टल्ट में परसेप्शन की बात होती है और एक होलिस्टिक अप्रोच की बात होती है। बिहेवियरिज्म में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात होती है, जिसे वेरीफाई किया जा सकता है और जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगाया जा सकता है। मेंटल प्रोसेसेस क्योंकि दिखते नहीं है, तो वहां पर उन चीजों को रिजेक्ट हम कर सकते हैं। साइकोएनालिसिस में बात होती है अनकॉन्शियस माइंड की, जिसमें ऐसा मटेरियल है जो हमें इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन उन फोर्सेस को जान पाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो हमारी अवेयरनेस के बाहर है। ह्यूमनिस्टिक में हम बात करते हैं पर्सन की नीड्स की, जिसको उसको फुलफिल करना होता है। यहाँ पर हम हाईएस्ट पोटेंशियल की बात भी करते हैं। मेस्लो की हायरार्की आपको इसमें याद आनी चाहिए। सो लास्ट जो आता है पर्सपेक्टिव वो कहलाता है कॉग्निटिव, जहाँ पर हम कॉग्निशन की यानी थिंकिंग, मेमोरी, आपकी एबिलिटीज टू परसीव उसके बारे में बात करते हैं। सो इन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे ये आपको बताना था और दिखाना था कि किस तरीके का इन्फ्लुएंस रहा है वेस्ट का हमारे साइकोलॉजी की जर्नी में। सो अब इस इंसान को इन्फ्लुएंस करेंगे लोग और लोगों की सोच, उनके बिलीव्स, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, जो रूल्स उन्होंने दिए हैं एज अ सोसाइटी, वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, वो क्या चाहते हैं। और ये वाला पर्सन जो मिडल में है वो इन्फ्लुएंस होगा, उसके मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर सब कुछ इन्फ्लुएंस होगा। और ऐसे में अगर ये कुछ नॉलेज देता है, स्टैब्लिश करता है अपने पर्सपेक्टिव को, तो वो इन्फ्लुएंस्ड होगा कल्चर से। सो अगर पर्सन दूसरे कल्चर का है तो वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी अलग तरीके के बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं जो उसको अप्लाई करने होंगे अगर वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक स्थान पाना चाहता है तो। तो यहाँ पर कल्चर ए और कल्चर बी, इनमें डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है। सो हाँ, ये वाला कल्चर का डिफरेंस दिख जाता है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है कि आप जब बात करते हो ऐसे कल्चर की जहाँ पर पर्सन की इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस मिलती है, और एक कल्चर ऐसा जहाँ पर पर्सन के कलेक्टिव होने को सराहा जाता है कि अगर वो कलेक्टिवली वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो और लोगों को साथ लेकर चल रहा है, वो अपने आप को पहले ना रख के दूसरों की नीड्स को भी कंसीडर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रोल्स या फिर ऐसे अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है जहाँ पर वो दूसरे पर्सन के लिए जो बाउंड्री बनाएगा वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी जितनी पहली कल्चर में होगी, जहाँ पर पर्सन अपने आप को, अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी ऑटोनॉमी को, अपने खुद निर्णय लेने की क्षमता को पहले रखेगा और दूसरों को बाद में। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स आपको दिख रही हैं एल, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक में वो ऐसी हैं जो थोड़ी स्ट्रिक्ट सी लग रही हैं और दूसरे में वो ऐसी हैं कि उनको हम भेद सकते हैं। सो ये इन्फ्लुएंस डालता है कल्चर का डिफरेंट होना। तो ऐसे में साइकोलॉजी पर कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा चीज़ों का, कल्चर का, वो हम सोच सकते हैं। साइकोलॉजी जब इंडिया में डेवलप हो रही थी, आ रही थी और अपनी अर्ली स्टेज में थी, तो उसके ऊपर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस था। जल्दी से गेस करो उसके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था? उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था वेस्ट का, वहाँ के आए हुए पर्सपेक्टिव से ये प्रभावित थी। और ऐसे में क्या इंडियन कल्चर को, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा गया या फिर नॉलेज को एज इट इज आपने बाहर के कल्चर से ले इंडियन कल्चर पर अप्लाई कर दिया? ये सब हम जानेंगे जब हम याद रखेंगे इस वर्ड को जो कि है इंडिया। यहाँ पर हम बात करते हैं 5 टॉपिक्स की जो आपको याद रखने हैं। पहला है इंडियन फिलोसॉफिकल रूट्स, देन न्यू बिगनिंग्स, डेवलपमेंट फेजेस, इंडिजिनाइजेशन एंड फाइनली अप्लाइड साइकोलॉजी। इंडियन फिलोसॉफिकल रूट्स का क्या मतलब है? जब हम फिलोसफी को एज अ फील्ड समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो नॉलेज गेन करता है, उसको अप्लाई करता है, ह्यूमन नेचर कैसी है, बहुत ही डीप लेवल की बातें फिलोसफी में की जाती हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वहां पर फिलोसफी का उतना ज्यादा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं रहा। सो मेजर चेंजेस कब आए? जब ये वाली माइलस्टोन्स इसने हासिल किए। 1915 में पहला सिलेबस आया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का और साइकोलॉजी की लेबोरेटरी भी खोली गई कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। देन 1916 में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आया एंड फाइनली 1938 में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी आया। ये भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में खुला। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि यहाँ पर जो लेबोरेटरी एस्टैब्लिशमेंट की बात मैं कर रही हूँ उसका लिंक किसके साथ है? क्यों
ये लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जा रही हैं? क्या इन्फ्लुएंस ये दिखा रही हैं? ये दिखा रही हैं इन्फ्लुएंस वेस्ट का, क्योंकि वेस्ट में भी तो लेबोरेटरी स्टैब्लिश हो रही थी साइकोलॉजी को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ऐसे में आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, तो ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस कितना था, ये बता रही हैं। उसके अलावा आपको ये एक और चीज़ बता रही हैं कि अब थोड़ी सिस्टमैटिक अप्रोच जो है, वो अप्लाई की जाने लग गई थी, किसी भी बिहेवियर के फिनोमेना को समझने के लिए, क्योंकि लेबोरेटरी का एस्टैब्लिश होना मतलब चीज़ों को समझ पाना कंट्रोल्ड कंडीशन में, एक ऐसे मैनर में जो कि कॉमन सेंस वाला नहीं है, बल्कि साइंटिफिक है। कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स भी रहीं, जैसे कि डॉक्टर एन.एन. सेनगुप्ता और प्रोफेसर जी. बोस। दोनों के ऊपर प्रभाव था वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स का, बिकॉज़ अगर हम डॉक्टर एन.एन. सेनगुप्ता की बात करें, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी यूएसए में, उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था विल्हेल्म वुंट की साइकोलॉजी का। एंड प्रोफेसर जी. बोस की अगर हम बात करें, तो उनके ऊपर प्रभाव था सिगमंड फ्रॉइड का। इन्होंने एस्टैब्लिश की इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में। तो यहाँ पर जो माइलस्टोन्स हमने पढ़े हैं, वहाँ पर 1915, 1916, 1938 एंड फाइनली 1922, ये सारे ईयर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए याद रखने। और ये एक बात और आपको याद रखनी है कि ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी दिखा रहे हैं। साइकोलॉजी की इस जर्नी को जानने के लिए हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, जो कि है डेवलपमेंट के फेजेस। ये वाला जो पॉइंट है, ये आता है दुर्गानंद सिन्हा के थ्रू, जिन्होंने अपनी बुक जो कि कहलाती है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, उसमें जब इन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जाना चाहा, और काफ़ी सारे चीज़ें जानने के बाद इन्होंने एक कैटेगराइजेशन दिया, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की, जिससे साइकोलॉजी गुजरी जब वो डेवलपमेंट के फेज में थी। सो पहला जो फेज आया, जो कि टिल इंडिपेंडेंस था, यहाँ पर जो भी साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड लोग थे, इसको जानना और समझना चाहते थे, उन्होंने अपनी जो अप्रोच रखी, वो वेस्ट से इन्फ्लुएंस रखी। कैसे? यहाँ पर अप्लाई किया गया साइको एनालिटिक थ्योरी के द्वारा दिए गए पॉइंट्स को, यहाँ अप्लाई किया गया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को, जहाँ पर अगर आपको किसी फिनोमेना को जानना है, तो आप उसको टेस्ट करते हो, और टेस्ट ऐसे करते हो कि वो लेबोरेटरी सेटअप में हो, या फिर वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड हो, जहाँ पर सब कुछ जो है कंट्रोल में रहे, और पर्सन जो है वो पूरा फोकस्ड रहे अपने टेस्ट पर, ताकि कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन उसको इन्फ्लुएंस ना कर दे। सेकेंड जो फेज़ आया, जो कि था टिल 1960s, यहाँ पर साइकोलॉजी अब अपने पैर पसार रही थी। ऐसी साइकोलॉजी जो कि इन्फ्लुएंस्ड थी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। सो जब वो ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट बना रही थी और समझ रही थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोगों की साइकोलॉजी को, ऐसे प्रिंसिपल्स लगाकर जो आए तो वेस्ट से थे, लेकिन आप उनको अप्लाई कर रहे थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये वाला जो पैटर्न चल रहा था, ये काफ़ी डोमिनेंट रहा 1960s तक। तीसरा जो फेज़ आया, वहाँ पर जो है पोस्ट 1960s, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो थे, लोग जो थे, जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियन सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ हैं, उन्हें समझा जाए, उन्हें जाना जाए और उन्हें सॉल्व किया जाए। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजी की नॉलेज आ रही थी वेस्ट से, तो ऐसे में इन्होंने ये वाली चीज़ भी नोटिस की कि हम जो इश्यूज़ समझ रहे हैं, उनकी नेचर को हम समझ रहे हैं फ्रॉम लेंस ऑफ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? तो ऐसे में जो डिपेंडेंस बन गई है वेस्टर्न साइकोलॉजी की समझने के लिए इंडिया में साइकोलॉजी को, वो चीज़ रियलाइज़ की गई, और यहाँ पर एक कमी सी महसूस हुई कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को जो है वो थोड़ी सी फुटेज मिले। और मेजर चेंज जो हमें देखने को मिलता है, जो आया साइकोलॉजी में, वो आया 1970s ऑनवर्ड्स। यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि आप वेस्ट के आइडियाज़ को एज़ इट इज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि कल्चर एक मेजर बैरियर वहाँ बन सकता है, एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर ना केवल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा-सा साइड में कर दिया गया, बल्कि इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज़ पर गौर किया कि हमें एक ऐसी नॉलेज चाहिए
जो कि कल्चरली और सोशली ठीक हो, क्योंकि अप्लाई तो आपको उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करना है। सो डेवलपमेंट फेजेस में जो चौथा फेज था वो है 1970s ऑनवर्ड्स। यहाँ पर आपने इंडिजनाइजेशन को याद रखना है। सो इंडिजनाइजेशन में हम बात करते हैं कल्चर के इन्फ्लुएंस की। यहाँ पर हम इंडियन कल्चर को साइडलाइन नहीं करते, बल्कि कल्चर को एक मेजर डोमिनेंट पॉइंट मानते हुए अपनी नॉलेज को उस तरीके से डेवलप करते हैं ताकि जो भी आप साइकोलॉजी लगाओ पर्सन को समझने के लिए, उसके मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को समझने के लिए वो नॉलेज किसी काम आए और उसको अप्लाई करने के बाद आपको पर्सन के बारे में कुछ पता लगे। ऐसा नहीं कि वेस्ट में जो आइडियाज थे उनको आपने एज इट इज उठा लिया और अब आप उनको लगा रहे हो कल्चरल डिफरेंसेस को नकारते हुए। साइकोलॉजी ने ये वाला मेजर शिफ्ट जो किया, जहाँ पर वो देखने लगी इंडियन कल्चर की तरफ, जबकि पहले वो देख रही थी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को। तो इसकी वजह से क्या-क्या एप्लीकेशंस आपको देखने को मिली? एप्लीकेशंस माने कि साइकोलॉजी की जो भी थ्योरीज हमारे पास थी, जो हमने नए-नए फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने की कोशिश की, अब वो कहाँ अप्लाई हो रहे थे? तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी की नॉलेज, थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को जो कि लोगों को हो रही हैं रियल लाइफ में। तो यहाँ पर अप्लाइड साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को क्लिनिकल सेटअप पर। तो अगर आपके पास नॉलेज है कि अच्छा इतने लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और ये होता है डिप्रेशन, ये बस थ्योरीज में है, लेकिन जब आप इन नॉलेज को अप्लाई करते हो, जहाँ पर आप ऐसे लोग जो कि डिप्रेस्ड है उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट प्लान बनाते हो, उनके वेलबींग को इन्हांस करने के लिए आप कुछ एफर्ट्स लगाते हो, तो वो एक तरीके से एप्लीकेशन है, आप अप्लाई कर रहे हो ऐसी नॉलेज को जो आपके पास है। तो पहली फील्ड जो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आई वो कहलाई क्लिनिकल या काउंसलिंग की फील्ड। देन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो, वर्क प्लेस की बात करते हो, वहाँ पर भी साइकोलॉजी का यूज होता है एम्प्लॉयज की वेलबींग को जानने के लिए, समझने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सके, लोग अच्छा काम करें, अच्छे से काम करें। हेल्थ साइकोलॉजी, जहाँ पर आप हेल्थ के बारे में बात करते हो और ये चाहते हो कि डिसीजेस लोगों को ना हो, उनको अवेयर किया जाए, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाए। एप्लीकेशन बेस्ड है ये भी काफ़ी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप एथलेटिक जो परफॉर्मेंस रहती हैं लोगों की, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, जो भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं उनका। एंड फाइनली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी हमें एप्लीकेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर आप बच्चे के विकास को समझते हो और कैसे विकास होता है और कैसे एक अच्छा विकास हो सकता है, उसको जानते हो। अब बारी आती है काफ़ी सारी फील्ड्स जो साइकोलॉजी की है, स्पेशलाइजेशन की, उसको जानने की। तो ये सारी ब्रांचेस हैं जो हमें साइकोलॉजी में देखने को मिलती है। पहली कहलाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, देन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, environmental psychology, health psychology, clinical and counseling psychology, industrial organizational psychology, educational psychology and finally sports psychology। इन सबको जो है हमें पढ़ना है डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। कॉग्निशन माने थिंक करने की एबिलिटी। कुछ चीज़ों को जब आप अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हो, उनको परसीव करना, उनको मीनिंग देना, उनको समझ पाना, उनको याद रखना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिसीजन लेना। सो अगर ये ब्रेन जो है वो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखे हुए है, उसको ये स्टोर कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है और फिर इसके बेसिस पे वो कंक्लूजन निकाल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आखिर है क्या। तो ये इतने सारे काम कर रहा है। तो ये वाले कामों को जानने का काम करेगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो नॉलेज हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, उसको कैसे हम प्रोसेस करते हैं और कैसे हम उसको मीनिंग देते हैं। सो अगर आप ये वाली इमेज देखो और ये जानने की कोशिश करो कि यहाँ हो क्या रहा है, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका ब्रेन जो है अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज लगा रहा है। कैसे ये कनेक्ट हो सकते हैं? क्या नीला डॉट
रेड डॉट से कनेक्ट हो सकता है? नहीं। तो रूल्स को ये याद रख रहा है, ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि कैसे लाइन आनी चाहिए कनेक्शन की। तो ये सारी चीजें आती हैं कॉग्निशन के अंदर। इसके अलावा हमारा दिमाग एक और एक्टिविटी करता है जिसे हम कहते हैं परसेप्शन। वो परसीव करता है इंफॉर्मेशन को। और यहाँ पर अगर आप ये इमेज देखो तो आप ये पाओगे कि पहला जो पहाड़ है वो क्लियर दिख रहा है, जबकि जो दूर है वो थोड़ा ब्लरी या हेजी दिख रहा है। तो ये आता है परसेप्शन के अंदर। आपको चीजें डिफरेंटली दिखती हैं क्योंकि वो बाकी चीजों से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती हैं। वो कितनी डेप्थ है उससे इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, लेकिन आप जब उसको मीनिंग दोगे तो आप उस डेप्थ को भी ध्यान में रखोगे। आप इस चीज को भी ध्यान में रखोगे कि ये यहाँ पर पहाड़ की बात हो रही है और एक ऐसा पहाड़ है जो क्लियर दिख रहा है और एक ऐसा पहाड़ है जो मुझे लेस क्लियर दिख रहा है। तो आप डिस्टिंक्शन भी कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को लगा रहे हो। इसके अलावा आप क्रिएटिव थिंकिंग जब यूज करते हो, जहाँ पर आप आइडियाज फॉर्म करने की कोशिश करते हो कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं कैसे अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता हूँ। आप नए नए सॉल्यूशंस ढूंढते हो, ऐसे जुगाड़ करते हो जो आज तक नहीं किए हुए। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स को या दूसरे मेथड्स को कंडक्ट कर कर भी आप ये वाली इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल से ले सकते हो। एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। इसको भी यूज किया जाता है समझने के लिए पर्सन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, जहाँ पर आप इन्वायरमेंट फैक्टर्स को फुटेज देते हो और एक नेचुरल सेटिंग में किस तरीके से पर्सन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रहे हैं वो जान पाते हो। सो अब बारी आती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को समझने की। यहाँ पर जैसे कि ये नेम ही बता रहा है, बायोलॉजी की बात होगी, जेनेटिक्स की बात होगी, आपके जीन्स कैसे हैं, क्या प्रभाव वो आपके ऊपर डाल सकते हैं। अगर किसी के अंदर जीन्स हो जो कि फॉल्टी है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, और अगर किसी के जीन्स ऐसे हैं कि वो उसको हेल्प करें बहुत ही एडवांस्ड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो पर्सन कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस कैसा रहने वाला है, ये एक टॉपिक रहता है। सो न्यूरॉन्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, जिसमें हम पर्सन के न्यूरॉन्स फंक्शन कैसे कर रहे हैं वो जानते हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में पाए जाने वाले ऐसे हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ब्रेन में कम्युनिकेट करने वाले सेल्स है ये। और जब ये अच्छे से फंक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये बुरी तरीके से फंक्शन करते हैं और ये मरने लग जाते हैं तब जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पर्सन को झेलनी पड़ती हैं। उनके बिहेवियर्स में चेंज आ सकते हैं, मेंटल प्रोसेसेस में चेंज आ सकते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स को स्टडी करती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को भी समझना चाहती है, जहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर मैं सारी बायोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज आपको दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करती है। न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो इमर्ज हुई है एक नई फील्ड की तरह, और रिसर्चर्स जो है वो समझने लग गए हैं कि क्या रोल है सब्सटेंसेस का जो पर्सन के ब्रेन में जनरेट होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या केमिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। सो अगर किसी के इन केमिकल्स में कुछ कमी रह गई है, लो सिक्रीशन हो रहा है, तो वो पर्सन जो है ऐसा हो सकता है कि वो कम खुशी को एक्सपीरियंस करे या वो एक्टिविटी लेवल बहुत हाई एक्सपीरियंस करे अपनी बॉडी का। जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तब क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पर्सन को, वो भी हम यहाँ जानते हैं। सो यहाँ पर ब्रेन के फंक्शंस को, उसके प्रोसेस को, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम काफ़ी सारे स्कैन्स की बात भी करते हैं। पेट स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ईईजी हो गया। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये वाली जो चीज़ें मैंने अभी बताई, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इसी को टारगेट करती है। सो अब बारी आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को समझने की। डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। और यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये
समझ पाते हैं कि डेवलपमेंट शुरू होता है कंसेप्शन से और चलता है टिल डेथ तक। यहाँ पर कई सारे स्टेजेस हो सकती हैं जिससे पर्सन गुजरता है, चाइल्डहुड की हो सकती है, देन एडोलेसेंट, एडल्टहुड एंड फाइनली ओल्ड एज। हर एक स्टेज के अपने कुछ टास्क होते हैं जो पर्सन को करने होते हैं। सो काफ़ी सारे चेंजेस पर्सन के अंदर आते हैं, उसकी बायोलॉजी में, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसके शरीर पर झुर्रियाँ आती हैं जब वो ओल्ड एज में आता है। तो ये सारे चेंजेस हो गए बायोलॉजिकल। उसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सन जो है वो डेवलप हो रहा होता है कॉग्निटिवली। पहले वो जो चीज़ें नहीं सोच पाता था, जिस तरीके से नहीं सोच पाता था, अब क्योंकि वो लेटर स्टेज में है तो वो समझ पा रहा है, सोच पा रहा है। यहाँ हम बात करते हैं मोरालिटी की, जहाँ पर वो समझ पाता है कि मेरे एक्शंस क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सोसाइटी में इनको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, या फिर कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। हम पर्सन की डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं तो कई सारे सिस्टम्स हैं जो दिए गए हैं। सो अब बारी आती है सोशल साइकोलॉजी को जानने की। यहाँ पर पर्सन के सोशल इन्वायरमेंट को समझा जाता है, क्योंकि पर्सन है एक सोशल बीइंग और ऐसे में वो अपने सामाजिक पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है दूसरों के थॉट्स का, उनके इमोशंस का, और उसी तरीके से वो भी एक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें आता है कन्फर्मिटी, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि दूसरे पर्सन क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हमें ऐसा माना जाएगा कि ये अलग है और हम अलग नहीं अपने लिए लेबल पाना चाहते। उसके अलावा यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ओबीडियंस। यहाँ पर आप क्योंकि पर्सन अथॉरिटी में है इसलिए आप उसकी सुनते हो, उसकी मानते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक वर्ड आता है कंप्लायंस, जहाँ पर आप पर्सन से रिक्वेस्ट करते हो और आप चाहते हो कि वो उस रिक्वेस्ट को मान ले। उसके अलावा यहाँ पर हम ऐसे चीज़ों की बात भी कर सकते हैं जहाँ पर एक ग्रुप को टारगेट बनाया जाता है और उसके खिलाफ लोगों के एटीट्यूड्स हो सकते हैं काफ़ी नेगेटिव, उसकी वजह से वो उनके साथ भेदभाव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ऐसे टॉपिक्स की जो कि सोशल है नेचर में। आप किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप किसी न किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सो अब बारी आती है कल्चरल साइकोलॉजी की या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की। सो जब हम कल्चरल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पर्टिकुलर एक कल्चर में कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, उनके मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक तरीके का कल्चर है। तो हेरिडिटी से कुछ भी मिला हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट और कल्चर अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो पर्सन का बिहेवियर जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हम बाहर के कल्चर्स के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर स्टडी करते हो। एक पर्टिकुलर पर्सन अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी हो सकता है पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर दिखा रहा हो, और ऐसे में कल्चर की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमें उसके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बात करती है एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एनवायरनमेंट में जो पर्सन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, जैसे कि आपदाओं का आना। आपदाएँ अगर आ गईं तो पर्सन का जीवन जो है वो तहस-नहस हो जाता है, वो चीज़ों को खो देता है, वो लोगों को खो देता है। कुछ लोग हेल्पलेस फ़ील कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि सब कुछ खोने के बाद भी वो दोबारा से उठकर खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, तो रेज़िलियंस वो शो करते हैं। उसके अलावा पॉल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से लोग कैसे इरिटेटेड रह सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें वो कर सकते हैं उन एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए, या फिर ह्यूमिडिटी का अगर एनवायरनमेंट है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है ह्यूमन के ऊपर। सो ये वाले पर्यावरण के तत्व प्रभाव डाल सकते हैं उसके इमोशंस पर, उसके थॉट प्रोसेसेस पर। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि कैसे हम पर्यावरण को ठीक रख सकते हैं, हम वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जा सकती है। तो सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आप साइंस में स्टडी करते थे वो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी पढ़ती है। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि यहाँ पर आपका फ़ोकस होता है पर्सन की साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है एनवायरनमेंट का, वो जानने पर।
अब बारी आती है हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में बात करने की। आपको ये पता है कि माइंड और बॉडी जो है रिलेटेड है। माइंड अगर ठीक से काम कर रहा है तो बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बॉडी अगर सही है, हेल्थी है तो माइंड जो है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो इस वाली चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे पर्सन जो है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। कैसी चीज़ें हैं जो वो निकाल सकता है अपने लाइफ़स्टाइल से ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। स्ट्रेस हो गया, एंग्ज़ायटी हो गई, फालतू की जो आप टेंशन्स लेते हो, वरीज़ करते हो, आप अपने पास्ट को दोहराते रहते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, वो सारे पैटर्न्स आप कैसे स्टॉप कर सकते हो बिकॉज़ वो आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो साइकोलॉजी जो है वो आपको टेक्निक्स बताती है, आपको कोप करने के तरीके बताती है, आपको ये बताती है कि कौन-कौन सी चीज़ें आप ना करो। जैसे अगर हेल्थ साइकोलॉजी आपको ये बोलती है कि स्मोकिंग जो है वो आपके लिए खतरनाक है, तो ऐसे में आप ये वाला बिहेवियर ना करें या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हैं तो वो आप ना लें बिकॉज़ उसका फ़र्क पड़ता है आपके दिमाग पर, आपके बिहेवियर पर भी। तो ये जो टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप डील करना सीखते हो, फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नेगेटिवली आपकी हेल्थ को हार्म पहुँचा सकते हैं, तो वो हमारे हेल्थ साइकोलॉजी के अंडर आते हैं। अब बारी आती है क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी की। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं मानसिक परेशानियों की, मेंटल डिसऑर्डर्स की जो कि इंडिविजुअल्स को हो सकती हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पर्सन की लाइफ में डिसफंक्शन क्रिएट करती हैं। ये थोड़े डिफरेंट जो है पर्सन को एक्सपीरियंस कराती हैं और ये उसको परेशान करती हैं, डिस्ट्रेस देती हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना कि इस पर्सन को ये वाला डिसऑर्डर है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करना, वो आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर हम जान पाते हैं कि किस तरीके से थेरेपीज़ दी जाती हैं, किस तरीके से डायग्नोसिस होता है डिसऑर्डर्स का। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है साइकियाट्रिस्ट का। सो साइकियाट्रिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकता है और इसके अलावा जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन्स नहीं प्रोवाइड करते, वो थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डायग्नोसिस कर सकते हैं, वो पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन्स बस साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप ये देखते हो कि पर्सन जो है, जो कि काउंसलर है, वो लोगों की हेल्प करता है उनकी डेली लाइफ के इश्यूज को सॉल्व करने में। करियर से रिलेटेड काउंसलिंग हो सकती है जहाँ पर्सन को पता चलता है कि मैं कौन-कौन सी राह ले सकता हूँ, कैसे मैं अपने एवरीडे डिसीजंस अच्छे ले सकता हूँ। तो ये काफ़ी जनरल लेवल की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम डिसऑर्डर्स को ना तो डायग्नोस कर रहे हैं, ना ट्रीट कर रहे हैं। हम काउंसलिंग साइकोलॉजी में एवरीडे की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गई, कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो गई, माइल्ड लेवल की, उनके बारे में बात करते हैं। अब बारी आती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्क प्लेस की। सिलेक्शन कैसे किया जाए एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए, वो काम से बोर ना हो, वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरे तरीके से दे, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, स्ट्रेस वाली सिचुएशन ना हो, कोपिंग वो अच्छे से कर सकें जो भी स्ट्रेस उनको हो रहा है उससे, और वर्क प्लेस को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं, वो हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब बारी आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो नॉलेज को एक्वायर कैसे करते हैं, वो कैसे लर्न करते हैं। और जब मैं लोग कह रही हूँ तो मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ हर तरीके के लोग, हर एज के लोग। कैसे वो लर्न करते हैं, हम कैसे इस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो लर्निंग हो रही है वो अच्छी हो। ऐसे कौन से मेथड्स हम डेवलप कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के, या ऐसा कौन-सा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं जो कि पर्सन की हेल्प करे उस नॉलेज को अपने दिमाग में बनाए रखने में। अब बारी आती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की और उनको जो लोग खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की। सो परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, एनहांस हो जाए, या फिर वीकनेस को पर्सन आइडेंटिफाई कर ले, अपने मोटिवेशन को वो कंसिस्टेंट रख पाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प करेंगे अच्छा परफॉर्म करने में, ये आइडेंटिफाई करना और उनको बताना कि ऐसे आप अगर
डील करोगे स्ट्रेस से तो आपको परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। सो काफ़ी सारी फील्ड्स की हमने बात की साइकोलॉजी में, तो इसके अलावा जो ब्रांचेस हो सकती हैं उसमें वुमेन की साइकोलॉजी हो गई, या फिर जो एरियाज़ हैं रूरल एरियाज़ उनमें साइकोलॉजी कैसे अप्लाई हो सकती है, फोरेंसिक एरियाज़ में कैसे अप्लाई हो सकती है, या फिर स्पेस या मिलिट्री में कैसे अप्लाई हो सकती है। ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं जब हम साइकोलॉजी की ब्रांचेस की बातें करते हैं तो। सो अब हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी को एज अ मल्टी फील्ड। ऐसी फील्ड जो इन्फ्लुएंस होती है बाकी फील्ड्स या डिसिप्लिन से। कौन से डिसिप्लिन्स हैं वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्हांस करते हैं साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को, वो हैं ये: फिलॉसफी, मेडिसिन, साइकेट्री, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, लॉ, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस। सो सबसे पहले हम जो फील्ड डिस्कस करने वाले हैं वो कहलाती है फिलॉसफी। फिलॉसफी स्टडी करती है पर्सन के नेचर को, आप नॉलेज को एक्वायर कैसे करते हो इसको, एथिक्स को, मोरालिटी को, लॉज को। इसके अलावा एसेंस क्या है चीज़ों का, वो क्यों हो रही हैं, कैसी हैं वो चीज़ें अपने बेसिक लेवल पर। ये सारी चीज़ें आप जान पाते हो जब आप फिलॉसफी को पढ़ते हो। और फिलॉसफी और साइकोलॉजी का कनेक्शन काफ़ी पुराना है। फिलॉसफी जो है उसने काफ़ी योगदान दिया है आज जो हमारे पास साइकोलॉजी है उसमें, क्योंकि ये वाली नॉलेज जो है वो काफ़ी डीप है। और ऐसे में साइकोलॉजी ने इससे काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे फिलोसोफर्स हैं जो साइकोलॉजी के बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। एरिस्टोटल, प्लेटो, बहुत-बहुत सारे योगदान आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सेकंड फील्ड आती है मेडिसिन की और साइकेट्री की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योर की, ट्रीटमेंट की। तो हमें पता है मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं तो साइकोलॉजी की फील्ड से कनेक्टेड हैं, क्योंकि पर्सन की मेंटल प्रोसेसेस वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, उसके बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे होंगे। तो ऐसे में जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, साइकेट्री की बात करेंगे, तो हम साइकोलॉजी की ही बात कर रही हैं इनडायरेक्टली। मेडिसिन, क्योंकि हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पर्सन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम अगर बायो मेडिकल अप्रोच के थ्रू पर्सन को ट्रीट करें तो वो भी बेनिफिशियल हो सकता है। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में हम ये देखते हैं कि पर्सन के लिए एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जहाँ पर वो अच्छा महसूस करे, उसके मूड में एनहांसमेंट देखने को मिले। क्राउडेड जो स्पेसेस होते हैं वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते अच्छी फीलिंग्स प्रोवाइड करने में पर्सन को। तो ऐसे में आर्किटेक्चर कैसा रखा जाए ताकि पर्सन अगर उस जगह पर आए तो वो एनहांसमेंट एक्सपीरियंस करे। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी से इसका कनेक्शन है। देन आता है सोशियोलॉजी। सो यहाँ पर हम समाज के बारे में पढ़ते हैं कि समाज कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को। देन लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, यानी लॉ की फील्ड है तो क्राइम की फील्ड है। अगर पर्सन कोई क्राइम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस चीज़ ने उसे मोटिवेट किया है। मोटिवेशन साइकोलॉजी में पढ़ाया जाने वाला एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जो ऐसे में एक पर्सन एक ऐसी एक्टिविटी को करने के लिए क्यों इनकरेज हुआ जो कि समाज के अगेंस्ट है और उसके लिए घातक परिणाम वो ला सकती है। तो ये वाली चीज़ जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके अलावा क्या हम ऐसे लोगों पर रिलाय कर सकते हैं जो आई विटनेस है? क्या उनकी मेमोरीज़ पर रिलाय या डिपेंड होना हमारे लिए सही होगा जब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं तो? तो ये वाले टॉपिक्स भी हैं जो साइकोलॉजी जो है डिस्कस करती है। म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में हम ये देखते हैं कि कैसे म्यूज़िक का यूज़ करके या आर्ट्स का यूज़ करके हम पर्सन के मूड को, उसके मेंटल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशंस हमें दिखती हैं जहाँ पर म्यूज़िक का यूज़ हो रहा होता है पर्सन को अच्छा फ़ील कराने में, उसको क्यूर करने में। म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है ताकि पर्सन के सिम्पटम्स जो है वो कम हो सके। और आर्ट थेरेपी भी यहाँ पर यूज़ की जाती है ताकि पर्सन अपने ऐसे इमोशंस को बाहर लेकर आ सके जो उसको परेशान कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं बिज़नेस की। कैसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे पर्सन इकोनॉमी को एनहांस कर सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर कर सकता है, समझ सकता है कि पैसे
कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट होती है। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ पर मैटर करती है। फाइनली मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, और मीडिया में आने वाला जो कंटेंट है वो कितना प्रभाव डाल सकता है, किस हद तक वो पर्सन की साइकोलॉजी को मॉडिफाई कर सकता है, ये जानते हैं। ऑडिटरी अगर वो इन्फॉर्मेशन है या वो विजुअल इन्फॉर्मेशन है तो किसका प्रभाव कैसा रहने वाला है, ये भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एजुकेशन की फील्ड में हम टीचिंग से रिलेटेड स्टफ के बारे में बात करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, एक अच्छे सिटीज़न वो बन पाएँ, पढ़े-लिखे लोग वो कहला पाएँ और उस एजुकेशन का यूज़ वो कर पाएँ ताकि वो अपने वर्ल्ड में एडजस्ट हो पाएँ और दूसरे लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प कर पाएँ। कंप्यूटर साइंस में हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, कैसे उसको यूज़ किया जाए रोज़मर्रा के टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए, आसान बनाने के लिए। तो आज आपको कितने सारे चैटबॉट दिख जाएँगे जो कि यूज़ में आ रहे हैं, जो कि लोगों के हाथ में है मोबाइल और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एकदम से सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं क्योंकि एआई उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है नॉलेज गेन करने में। देन पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पर आप समझते हो कि पर्सन जो अथॉरिटी में होते हैं वो कैसे अपने लीडरशिप को शो करते हैं, किस तरीके की लीडरशिप होती है, कौन-सी लीडरशिप होती है जो कि खतरनाक हो सकती है, कौन-सी लीडरशिप्स होती हैं जो चलती हैं और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं लोग इन्फ्लुएंस, और पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? अथॉरिटी में जो लोग हैं वो कैसे अपनी पावर को यूज़ करते हैं, कैसे पावर को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, वो वाली चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सो ये सारी फ़ील्ड्स जो हैं वो साइकोलॉजी से कनेक्टेड हैं और इसको एक मल्टीडिसिप्लिनरी फ़ील्ड बनाती हैं। सो क्या साइकोलॉजी एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है? ये भी कोई पूछने का सवाल है। हाँ, होती है। हर एक क्षेत्र में होती है। जब आप डिसीज़न ले रहे होते हो, जब आप अटेंड कर रहे होते हो, आज आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन दिखा रहे हो, आप विजुअल्स को देख रहे हो, तो आपका दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, आप मीनिंग दे रहे हो, पर्सीव कर रहे हो, देन डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये वाली नॉलेज अपने दिमाग में रखनी है या नहीं, आपकी मेमोरी काम कर रही है। आप अगर कुछ चीज़ भूल गए हो तो वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं फॉरगेटिंग का, या फिर ये कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो उतने अच्छे से नहीं अपने दिमाग में कलेक्ट की। क्यों नहीं की, उसके अलग रीज़न्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम जब अपने लाइफ़स्टाइल की चॉइसेस को देखते हैं, तो भी हम साइकोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे डाइट कैसी चाहिए, मुझे कितने घंटे की स्लीप लेनी है, मुझे कैसे ड्रेसअप होना है ताकि मैं कॉन्फिडेंट दिखूँ, मुझे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है ताकि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए सामने वाले की बाउंड्रीज़ को भी वॉयलेट ना करूँ, कैसे मैं कॉन्फ्लिक्ट से बचूँ जो कि होते रहते हैं जब कभी पानी की समस्या होती है या फिर कोई और रिसोर्स की कमी होती है। सो साइकोलॉजी तो हर जगह है, कहाँ नहीं है ये फ़ील्ड। इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए अगर आपको ट्यूशन्स लेने हैं मुझसे पर्सनल, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर अवेलेबल वीडियोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।